कुरूप। गिरीश अपने कमरे में स्टडी टेबल पर बैठकर अपने साइंटिस्ट पिता की एक बहुत पुरानी डायरी खोली। उनमें बनी अजीब सी पिक्चर्स को बड़े ही गौर से देख रहा था। गिरीश अपने पिता के बेहद करीब था। उनकी कहानियां ही उसकी असल दुनिया थी। पर करीब 10 साल पहले उसके पिता बड़े ही खुफिया तरीके से गायब हो चुके थे। न जाने ये पापा ने क्या बनाया है। उन्होंने ये आगे के पन्ने क्यों फाड़े थे? आखिर वो कहना क्या चाहते थे? गिरीश हर रात अपने पिता की डायरी खोलकर उनमें बने चित्रों को समझने की कोशिश करता था। उसे इस बात पर पक्का यकीन था कि उसके पिता के गायब होने के पीछे और डायरी में कुछ तो कनेक्शन था। वो अब भी इन सवालों से जूझ ही रहा होता है कि तभी उसे उसकी गर्लफ्रेंड स्नेहा का कॉल आता है। हे स्नेहा, कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम आखिरकार कहाँ गायब हो? वो दरअसल मैं तुम रहने दो। मुझे पता है कि तुम जरूर वही डायरी लेके बैठे होगे। गिरीश, इस डायरी और तुम्हारे पापा के गायब होने के बीच में कोई ताल्लुक नहीं है। स्नेहा, तुम तो ये मत बोलो। और वैसे भी मैंने वो डायरी काफी समय से नहीं देखी। गिरीश अपने ख्यालों में इतना खोया होता है कि वो स्नेहा की बातों पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता। मैंने तुम्हें ये याद दिलाने के लिए फोन किया है कि कल सुबह तैयार रहना। याद है ना, अरमान के साथ घूमने जाना है। हेलो गिरीश, तुम सुन भी रहे हो या नहीं? हाँ स्नेहा, ठीक है, तुम फिक्र मत करो। स्नेहा कुछ और कह पाती उससे पहले ही गिरीश ने फोन कट कर दिया। अपने पिता के लापता होने के बाद गिरीश खुद को अकेला समझने लगा था। उन यादों से बाहर निकलने के लिए उसने नशे का सहारा लेना शुरू कर दिया। रात भर अपने पिता के नोट्स और नशे में गिरीश इतना धुत हो गया था कि वो वहीं टेबल पर ही सो गया और सुबह कब हुई उसे इस बात का पता ही नहीं चला। स्नेहा इतनी सुबह सुबह क्यों फोन कर रही है? गिरीश, तुम अब तक सो रहे हो? 11 बज चुके हैं। तुम हो कहाँ? क्या 11 बज गए? हाँ, 11 बज गए हैं। हम पहले ही लेट हैं। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। गिरीश को स्नेहा की बात याद आती है कि रात को उसने कहीं तो जाने को कहा था। गिरीश इन सवालों में और ना उलझकर जल्दी से तैयार होने जा ही रहा होता है कि तभी उसे फिर से स्नेहा का कॉल आता है। हाँ स्नेहा, हम लोग नीचे पहुंचने वाले हैं, तुम जल्दी आओ, हम पहले बहुत काफी लेट हैं। गिरीश निकलने ही लगता है कि तभी उसकी नजर टेबल पर पड़ी उसके पापा की डायरी पर जाती है। वो जैसे कुछ पल के लिए जम सा जाता है। तभी उसे घर के नीचे से जोरों से हॉर्न की आवाज आती है। लगता है पहुंच गए। गिरीश समय ना बर्बाद करते हुए डायरी और अपने पापा की पॉकेट वॉच को झट से बैग में डालकर निकल जाता है। तेज वॉल्यूम पर गाने बजने लगते हैं और खाते पीते तीनों दोस्त अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। काफी समय निकल जाता है और स्नेहा को एहसास होता है कि गिरीश अपने आप में ही कहीं खोया हुआ है। गिरीश, अब तुम कहाँ खो गए? स्नेहा, लगता है ये अभी भी उस डायरी में लगा हुआ है। क्या गिरीश, एटलीस्ट कुछ समय के लिए तो अपनी रिसर्च को भूल जाओ और इस पल को एंजॉय करो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे अरमान, हम करीब 2 घंटे से ड्राइव कर रहे हैं। आखिर हम जा कर रहे हैं। अब इतना इंतजार कर लिया तो कुछ देर और सही, तब तक तो ये गाना सुन ले। अरमान बियर पीते हुए काफी तेज गाड़ी चलाने लगता है और कुछ ही देर में वो मुंबई पोर्ट के किनारे पहुंच जाते हैं। ये देखते ही गिरीश काफी हैरान रह जाता है। ये सब क्या है? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अब मेरी कार समुंदर में तो जा नहीं सकती, इसलिए हम बोट लेंगे। अरे मेरा मतलब है कि हम यहाँ क्यों आए हैं? आखिर तुम लोगों का प्लान क्या है? प्लान ये है कि मेरे मामा कंट्री से बाहर गए हुए हैं, तो जब तक वो वापस नहीं आते तब तक ये बोट मेरी है। अरमान के कहने का मतलब ये है कि पूरे हफ्ते के लिए ये बोट हमारी है। गिरीश ये सुनते ही अपने ख्यालों में खो सा जाता है और एकटक
समुद्र को देखने लगता है। वो खुले समुद्र और उसकी खामोशी से जिसे बंद सा जाता है। अब यहाँ खड़े खड़े समंदर को ही देखते रहोगे या आगे भी चलोगे? तीनों दोस्त ब्लू डायमंड नाम के एक यॉट पर सवार हो जाते हैं। इधर उधर निहारते हुए तीनों दोस्त कैप्टन के पास पहुंचते हैं, जो नौका के साथ बंधी लाइफ बोट को अच्छे से कस रहा था। अरमान उसे देखते ही जोरों से आवाज लगाता है, कैप्टन कबीर, क्या हम निकलने के लिए तैयार हैं? तुम पूरे 2 घंटे लेट हो। मैंने कहा था ना, देर मत करना। वो दरअसल मेरी वजह से देर हो गई। कबीर बड़े ही गौर से गिरीश की ओर देखता है। कबीर की नजर गिरीश के गले में डाली उसके पापा की पॉकेट वॉच पर पड़ती है और वो लंगड़ाता हुआ उसके करीब आता है। काफी देर लगा दी, ये कहाँ से मिला तुम्हें? कबीर का ये अजीब सा बर्ताव देखकर दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। तभी स्नेहा की चीख की आवाज आती है और तीनों स्नेहा को देखने के लिए यॉट के अंदर पहुंचते हैं। तीनों देखते हैं कि स्नेहा नीचे फर्श पर अपना घुटना पकड़े दर्द से कराह रही है। क्या हुआ स्नेहा, तुम ठीक तो हो? पता नहीं, मैं सीढ़ियाँ उतर रही थी, अचानक मेरा पैर फिसल गया। घबराने की कोई बात नहीं है, तुम दोनों यहाँ से कमरे में लेकर आओ। तीनों दोस्त गाते बजाते और ड्रिंक करते हुए डांस कर ही रहे होते हैं कि तभी गिरीश को कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसकी नजर अपने आप कबीर की तरफ जम जाती है, जैसे वहां कुछ ऐसा है जो उसे अपने पास बुला रहा था। ये अजीब सी आवाज कैसी है? गिरीश खुद ब खुद कबीर के कैबिन की तरफ जाने लगता है। वो जैसे ही दरवाजा खोलकर कैबिन में दाखिल होता है कि तभी कबीर एक झटके से गिरीश की ओर मुड़ता है। गिरीश देखता है कि कबीर का चेहरा एक भयंकर ऑक्टोपस की तरह लग रहा है। उसके लंबे लंबे टेंटिकल्स किसी सांप की तरह लहरा रहे थे। वो गिरीश पर हमला करने वाला होता है। ये देखकर खौफ में गिरीश के हाथ से बोतल गिर जाती है और वो खुद को दरवाजे के पीछे छिपा लेता है। तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा, क्या हुआ मेरे चेहरे को? गिरीश इस एहसास को खामोश होकर समझने की कोशिश करता है कि तभी गिरीश की नजर कबीर के हाथ में पकड़ी बोतल पर जाती है। कबीर बोतल पर बने निशान को देखकर हैरान रह जाता है। उसकी बोतल पर वही निशान था जो उसके पिता की पॉकेट वॉच पर था। कबीर, ये निशान क्या है? ये गिरीश, इतना समझ लो, ये हम लोगों का अमृत है। हम लोगों से तुम्हारा क्या मतलब है? और ये निशान किस चीज का है? मैंने इसको पहले भी देखा है। ये सिर्फ निशान नहीं है, ये समुंदर की गहराइयों के राज का चिन्ह है। गहराइयां? राज? ये सब क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके बाद तुम्हें सब समझ आ जाएगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।